2026 केवल वोट का अवसर नहीं बल्कि उम्मीदों का नाम है। चुनाव उस भरोसे का नाम है जो एक मतदाता वोट के साथ देता है। हर घर में, हर नुक्कड़ पर, हर बाजार में और हर दिल में यही सवाल गूंज रहा है कि कौन जीतेगा बंगाल। हम चाहेंगे कि बवाईदा आप मंच पर उपस्थित हों। बवाईदा जो यहाँ के लोकप्रिय काउंसिलर हैं और तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नवीन मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। आप भी मंच पर तशरीफ लाइए। और एडवोकेट अशफाक अहमद जी जो कांग्रेस के लीडर हैं, आप भी मंच पर आ चुके हैं। आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले असीम दा, इस बार का चुनाव किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, कैसा दिख रहा है और नया क्या है? हम लोग जब स्कूल में पढ़े हैं उसमें हिस्ट्री सिविक्स में हम लोग पढ़े हैं, इंडिया ऑफर्स यूनिटी अमिड्स डाइवर्सिटीज, अर्थात भारतवर्ष में नाना जाति, नाना धर्म, नाना वर्ण का सभी हम लोग यूनाइटेड होके हम लोग रहते हैं। सार्वभौमत्व, संहति, यूनिटी ये बरकरार रहे, हमेशा हम सभी का यही कोशिश रहना चाहिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते हैं कि कभी भी कोई पॉलिटिशियन अगर धर्म का बात बोल रहा है, उन्होंने बोला था हाथ में त्रिशूल लेके अगर कोई राजनीतिक मंच में आ रहा तो उसको धक्का मार के राजनीतिक मंच से निकाल देना चाहिए। मैं किसी को आघात करके, किसी को ठेस पहुंचा के दिल दुखाना नहीं चाहता हूं। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा कर्म नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि मेरा धर्म है मानव धर्म और जाति है हम पुरुष और महिला। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि देश के लिए, देश का स्वाधीनता के लिए सब कोई खून दिया है। लेकिन आज का दिन में माहौल क्या हो रहा है ये आप लोग सोचिए। बंगाल जहाँ का भूमिपुत्र हम भी है, नवीन भी है, अशफाक भी है, शेखर जी भी है। निश्चित रूप से हम सभी एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन आज का दिन में राजनीति में क्यों ऐसा होगा? मिनी भारत, वाकई जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मिनी भारत, तो उसके लिए भी कवि ने दो पंक्तियां लिखी कि मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, और कुदरत ने बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। दादा को एक मिनट रोकेंगे। इस बार का चुनाव नवीन जी, आपके शब्दों में। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भारत के संविधान के साथ साथ भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरती है। और इस खूबसूरती को हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कोने कोने तक आपके देश का एक बेटा, एक चाय बेचने वाला गुजराती परिवार का छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता, आज भारत का ही नहीं दुनिया के राष्ट्र, दुनिया के तमाम राष्ट्र में एक सम्मानित भारतीय के रूप में और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। हमने बहुत अनुरोध किया तृणमूल कांग्रेस के मित्रों को भी और ममता बंदोपाध्याय माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कि इस राज्य को बचाइए। जब ये राज्य अपनी अस्थिरता को पूरी दुनिया में जब बदनाम करने की एक सीमा को लांघ गया, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश के इस राजनीति में इस बंगाल को बचाने में लगा। हमने लड़ी लड़ाई, हमने 16 में हमारी 3 सीट केवल आई, 2021 में हमने बड़ी लड़ाई लड़ी, हम 77 सीट पे जाकर के पूरे बंगाल से हमारी स्थिति बनी। और मैं आश्वस्त करता हूं मेरे मित्रों, खासतौर से मेरे परिवार के सदस्य भवानीपुर में है, कि 177 सीट लेके 2026 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार इसी 4 मई को बनाएगी। और ममता बंदोपाध्याय हमारी बड़ी बहन है,
उनके स्वास्थ्य के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, उनके डायबिटीज अच्छे रहें, उनके प्रेशर ठीक रहे, वो स्वस्थ रहें और उनकी लंबी आयु हो, उनकी कामना करता हूं। लेकिन 4 मई को नंदीग्राम की तरह इसी भवानीपुर से वो पूर्व विधायक के रूप में चुनाव हार के और संन्यास राजनीति से लेंगी, यह स्वस्थ करता हूं आप लोगों को, ये देख लीजिएगा। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट अशफाक अहमद जी हैं। अशफाक जी, कांग्रेस को क्या हो गया है और क्या स्थिति है इस बार चुनाव में आपकी, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आज तो देश के अंदर, बंगाल के अंदर एक तरफ जो करप्टेड सरकार चल रहा है और दूसरी तरफ विभाजनकारी के लोग बंगाल में आ रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि बंगाल में आ रहे हैं क्योंकि बंगाल की संस्कृति में, और बंगाल जो रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगाल है, जो कवि नजरुल इस्लाम का बंगाल है, जो नेताजी सुभाष चंद्र का बंगाल है, जो स्वामी विवेकानंद का बंगाल है, जो रामकृष्ण परमहंस का बंगाल है, जिन्होंने कहा जो तो मोत तो पोत, जो बंगाल आपका एकता की बात करता है, बंगाल एकता ही में अनेकता की बात करता है, उसी बंगाल में कांग्रेस ने जो डेवलपमेंट का काम किया वो कांग्रेस के जमाने में ही हुआ। विधाननगर से लेकर एक एक गिनवाएंगे, केमिकल फैक्ट्री से लेकर सॉल्ट लेक सिटी से लेकर, जो गिनवाते जाएंगे तो गिन के खत्म नहीं कर पाएंगे जो डेवलपमेंट का काम किया। उसके बाद डेवलपमेंट को ध्वस्त करने का काम ये सरकारें किया और कुछ विभाजनकारी आकर बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमानों की एकता को नष्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस उसी एकता को बनाने के लिए 20 साल के बाद शुभंकर सरकार, प्रदेश के जो प्रेसिडेंट है शुभंकर सरकार, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनके नेतृत्व में 294 विधानसभाओं पर अपने उम्मीदवार दिए हैं और पूरे बंगाल में एक उम्मीद जगा रहे हैं। और बंगाल के लोग कह रहे हैं अब की बार नहीं चलेगी विभाजनकारी का सरकार और करप्टर सरकार। बंगाल को मोहब्बत चाहिए। हमारे साथ किरणजीत सिंह जी जो तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अभी वो इशारा कर रहे थे कि वोट जो कटिंग हुआ है SIR से आखिर दिक्कत क्या है? आज हम लोग बंगाल में चुनाव में कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं? कौन असुरक्षित है? यहां पर मटिया ब्रुज असुरक्षित है, राजा बाजार असुरक्षित है, नॉर्दर्न पाथ असुरक्षित है, सिख कौम असुरक्षित है, बिहारी असुरक्षित है, गुजराती असुरक्षित है। कौन असुरक्षित है? ये सारे नैरेटिव बातों में चल रहे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। अब बिजनेस में उतरिए मेरे साथ, मैं भी बिजनेस करता हूं। चलिए अब दुकानों में, मोदी की दुकानों में, मैं आपको मोबाइल में प्रमाण सहित या वीडियो चलाकर दिखा सकता हूं। कलकत्ते में, बंगाल में कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी नफरत की दुकान यहां पर नहीं चलती। मैं पिछले दफे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म स्थल पर प्रोग्राम करके आया था। नेताजी के सुभाष चंद्र जी के 1942 के बाद जो वो कहाँ चले गए उसकी खोज पर सेमिनार चल रहा था, वहां भी ये बातें उठाई गई थी। एक बात सार्थक रूप से जाहिर है, अगर हम आपको बांटेंगे नहीं, हमारा मूल्य कहाँ निर्धारित होगा? ये जो जनता जनार्दन है, इनकी जो खैर खबर रखने वाला है, वही इसका अधिनायक है, वही उसका नेता है, उसी की जय होगी, वही होगा भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता वही होगा। यहाँ भारत भाग्य विधाता नहीं है, यहाँ अडानी और अंबानी का विधाता है। आप देखिए हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, ऐसा कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं है, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय में हो, उसकी पैरवी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। क्यों? भारतीयों में से कोई और उनको नहीं मिला ठेका देने के लिए, किसी और की इच्छा नहीं है अडानी अंबानी बनने के लिए। क्या ये दो ही निर्धारित व्यक्ति ही हर समय आगे रहेंगे? मैं एक बात आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं, बंगाल में एक सिख होने के नाते यहाँ पर हर दौर हम लोगों ने देखा है, किसी बंगाली भाई ने हमारी पगड़ी पर हाथ नहीं दिया,
किसी मुस्लिम ने हमारी पगड़ी पर हाथ नहीं दिया। ये सारी चीजें नफरत की परोसी जाती है। इसको एक कस्टमाइज ढंग से तैयार किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने आकर इनसे हाथ मिलाया, माननीय हमारे बड़े भाई से, इन्होंने मेरे से भी मिलाया। तो कहाँ है नफरत? ये यहाँ है, यहाँ है, या सब्जेक्ट में है। आपको आपसे अलग करके आपके मत को मैं अपने पक्ष में करूं, ये बीजेपी का ध्रुवीकरण है। इस ध्रुवीकरण से बचना चाहिए। रही बात आंदोलन की, मोदी जी आंदोलन पसंद नहीं करते। कि पीकर जिनकी लाल सिराएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। किरणजीत जी बोल रहे थे कि यहाँ विकास की गंगा बह रही है। नवीन जी, मित्र ने कहा, कांग्रेस के मित्र ने, मोहब्बत की दुकान। माली वही अच्छा होता है जिसके बगान में हर ढंग का फूल होता है। नरेंद्र मोदी इस देश का वो माली है जिसके बगान में बंगला भाषी हो, पंजाबी बोलने वाले हो, कन्नड़ बोलने वाले हो, मलयालम बोलने वाले हो, उर्दू बोलने वाले हो, गुजराती बोलने वाले हो, मारवाड़ी बोलने वाले हो, भोजपुरी बोलने वाले हो, मैथिली बोलने वाले हो, असमिया बोलने वाले हो, उड़िया बोलने वाले हो, सब एक समान है। और नरेंद्र मोदी इस देश का वो माली है और इस देश का वो चौकीदार है जिसकी चिंता 140 करोड़ आम लोगों का है। उज्ज्वला योजना की जितनी सिलेंडर हमने बस्ती में दी है, पूरे बंगाल के अंदर, चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो, वो साउथ बंगाल हो, मिदनापुर जोड़ हो, राउल बंगो जोन हो, डायमंड हार्बर हो, तमाम गैस एजेंसी पर जबरदस्ती दबाव बना के, चाहे वो भारत पेट्रोलियम है, चाहे वो इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में सभी गैस एजेंसी को जबरदस्ती दबाव बना के उज्ज्वला योजना का जबरदस्ती सिलेंडर लिया जा रहा है। कहीं भी रोड का बयार देख लीजिए एक बार जाके। प्रधानमंत्री राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी, जो आज प्रधानमंत्री विद्युतीकरण योजना है। पश्चिम बंगाल के एक एक गांव को हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से लैस किया है, विद्युतीकरण किया है। बंगाल के एक बड़ी प्रतिशत जो बीपीएल के नीचे है, लाल कार्ड के होल्डर है, जो ममता बनर्जी के इस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे है, उनके परिवार को मंथली भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, तमाम चीज पहुंचाई जा रही है। केवल ममता बनर्जी ने उसकी पैकिंग बदल दी है और उस नई पैकिंग लगा दी है। अशफाक जी, आप अपनी बात रखिए। आइए, मैं इस शेर के साथ शुरू करना चाहूंगा। वादे थे रोशनी के लेकिन अंधेरा ही बढ़ता गया, जो था आवाज आम आदमी का वो भी दबता गया। सवाल पूछना गुनाह हो गया इस दौर में, ये कौन सा विकास है जो सिर्फ कागजों में ही दिखता गया। बंगाल के धरती पर नरेंद्र मोदी जी का जो नफरत की राजनीति है वो तो चलेगा नहीं। मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी ने देश को अच्छे दिन का सपना दिखाया था, लेकिन इतने सालों में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली, किसानों की पीड़ा, किसानों की आंदोलन, सामाजिक नफरत और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल है। ये जो बीजेपी का सरकार कहती है, प्रथम मुख्य मुद्दे महंगाई पर बीजेपी सरकार ने रसोई से लेकर सड़क तक हर चीज महंगी हुई है। गैस सिलेंडर 400 से बढ़कर आज 1000 से भी बढ़ चुका है। पेट्रोल डीजल का कीमत आसमान छू रहा है। सरसों तेल, दाल, आटा, दूध, सब्जी, टमाटर। और अच्छे दिन जनता का नहीं बल्कि टैक्स वसूलने वाली सरकार और चंद पूंजीपतियों को, यानी हम दो हमारे दो, अडानी अंबानी को हुआ है। बेरोजगारी पर सबसे बड़ा सवाल है। भारत दुनिया के सबसे युवा देश में है, लेकिन बीजेपी ने युवाओं की नौकरी नहीं दी, निराशा दी। हम चाहते हैं कि एक राजनीतिक सूचिता, जो अभी असीम दा भी कह के गए कि हमारे भाई हैं, तो वो बरकरार रहे। हम लोग अलग अलग पार्टी को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये जो सूचिता है उसका एक अलग उदाहरण दे, क्योंकि ये मिनी भारत है। और कौन आएंगे, सवाल पूछिए एक एक करके। मैं टीएमसी वालों से सवाल पूछना चाहूँगा कि 34 सालों से सीपीएम से प्रस्त होके लोग बहुत आशा रखे थे ममता बनर्जी को लाने के लिए। तो ममता बनर्जी को इस तरह से जो देश को भागा, राज्य को खराब किया है, बर्बाद किया है, मैं यही बोलूँगा कि केकड़ा बिच्छू को हटाने के चक्कर में हमने कोबरा लेके आके बैठा दिया। और अभी
ये देश का राज्य का जो हालत है, मैं बोलूँ क्या कि यहाँ के हर नॉन बंगाली, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, पंजाबी हो, वो बिजनेसमैन लोग बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं। हम लोग का जो यहाँ पर बिजनेस ट्रेड है वो कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। आप बेशक अपना आंकलन कीजिए, जो यहाँ का स्थापित नागरिक है वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। आप हेशाम रोड में चले जाइए, सारे व्यवसायी वही रहते हैं, सारे बड़े बाजार के सारे व्यवसायी वही रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो सरकार है वो सभी को एक सा अधिकार देती है। आप भी बिजनेस करते होंगे, आपको भी वही अधिकार मिला हुआ है सर। बिल्कुल, आप सवाल कर रहे हैं। आपका क्या सवाल किन से है? सवाल बीजेपी से है कि उनने पहले जो एक बात कहा कि यहाँ के जो काउंसिलर है वो पहले बीजेपी में थे, डर से भय से वो टीएमसी में चले गए। तो शुभेंदु जी भी तो टीएमसी में थे, तो वो किस कारण से वहाँ गए? पहला बात। दूसरा, जो गैस के बारे में उन्होंने बोला, जो सबके घर में गैस चूल्हा सब कुछ जल रहा है। हम लोग तो शहर में रहते हैं, गांव के परिस्थिति के बारे में उनको कुछ पता है? यहाँ पे कितने दिन में गैस मिलता है? और उज्ज्वला योजना जो है 45 दिन में अभी गैस मिलेगा, तो बाकी हम लोग को मिलेगा 25 दिन में और उनको मिलेगा 45 दिन में। ये भेदभाव क्यों? देश दुनिया में जब अगल बगल के देश को आप देखेंगे, जो लड़ाई भी चल रही है, परिस्थिति है, उसमें आप स्थिति देखिए पूरी दुनिया का। आपकी सरकार, भारत की सरकार, आपकी भी सरकार है और 140 करोड़ लोगों की चिंता करती है। 25 दिन में आपके साथ साथ जो 45 दिन का समीकरण उज्ज्वला योजना में बनाया है भारत सरकार ने, वो सम कुछ दिनों के लिए। जैसे ही आप वहाँ लड़ाई बंद होगी, 10 दिन 15-20 दिन के अंदर जब आपके नॉर्मल सिस्टम आ जाएंगे, तो आपको मालूम है कि आप आज फ़ोन करते थे और तीसरे दिन घर के अंदर आपके सिलेंडर आते थे। आप छोटे भाई हैं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। रहा राज्य का मामला, परिस्थिति, आप क्योंकि आप की उम्र अभी कम है, आप समझ रहे होंगे 15 साल में पश्चिम बंगाल में आदरणीय ममता जी की सरकार है और मुख्यमंत्री है। ममता जी के सरकार के अंदर में विकास की जो रूपरेखा रही है, जब आप उसको देखेंगे आप स्थिति, भारत सरकार के 15 विभागों को पिछले 9 सालों में ममता जी ने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया है। आप पता करेंगे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल चेक करिएगा, आपको रिपोर्ट मिलेगा। भारत की सरकार ने तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय को कम से कम 100 से ऊपर चिट्ठी दी है भारत सरकार ने। मेरा सवाल बीजेपी के यहाँ से जो खड़े हैं शुभेंदु अधिकारी, टीवी विद्या के माध्यम से हम लोग ये जान रहे हैं, वोट बाद में कटता है, नाम पहले जान जाते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख वोटर का नाम यहाँ से बात दिया जाएगा। तो ये क्या बीजेपी का सोचा समझा चाल है, या आप लोग पहले से प्लान करके आए हैं कि इतने लोगों का वोट यहाँ से काट देना है? सबसे पहले ये बात का जवाब आप दीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस तरह की बात ना करके दूसरा कुछ बात कीजिए और विधानसभा में बात की। भाई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन का जवाब दे दूं, इस राज्य की सबसे बड़ी अर्थशास्त्री, इस राज्य का सबसे बड़ा गणितज्ञ हमारी भवानीपुर की ही विधायिका और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले 1 करोड़ कहा। किसी बीजेपी ने नहीं कहा, किसी इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा। आप रिकॉर्ड उखाड़ करके देखिएगा, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोग केरा नाम बात देवे। सबसे पहला सामने कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, किरण भाई हैं एक, और आपने श्री राम का कहा। राम श्री हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की धड़कन है। श्री राम हमारी आत्मा है, हमारी संस्कृति है। हजारों मस्जिद बन सकते हैं, असल में वारिस इस्लाम बनो और बेसबब लाशों पर मंदिर बनाने वालों अमल और किरदार में तो श्री राम बनो। अस्फाक जी 2 मिनट। बात है, राम की बात करते हैं, श्री राम की बात करते हैं भारतीय जनता के प्रतिनिधि और भारतीय जनता, लेकिन राम राज्य की बात नहीं करते। 5% जो रिचेस्ट है भारत में, वो अब 60% के कंट्रीज के वेल्थ है। 50% ऑफ इंडियंस, ओनली 3%। तो मैं कहना चाहूंगा, ये क्या राम राज्य है? ये क्या मोदी जी का अच्छे दिन है? मैं पूछना चाहूंगा, इन्फ्लेशन तो बढ़ चुका है, सब जानते हैं। उसके बाद देखिए दुनिया में 5 ट्रिलियन में आपका देश गया है, यही राम राज्य है। मिडिल 20%, मिडिल 20%, भारत की रक्षा शक्ति मजबूत हुई है, यही राम राज्य है। भारत के लोग 99.9% तीनों टाइप भोजन कर रहे हैं, यही राम राज्य है। उनको बोलने दीजिए। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी। ये अगला सवाल। हाँ बंधुवर, राष्ट्रवादी कौन है?
सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी बोला है, तो किसका साथ और किसका विकास? जो बीजेपी के वोट देगा वो राष्ट्रवादी है, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो राष्ट्रवादी नहीं है। एक क्वेश्चन है। दूसरा सवाल ये है, जो आप लोग बोल रहे हैं इस्लामपंथी जो लोग हैं उसको वोट नहीं चाहिए, उसीलिए आप लोग को संख्यालघु मोर्चा नहीं चाहिए। तब कौन आप लोग को ऐसा हाल है, अगर इलेक्शन का अंत तक आपको सीट अगर कंप्लीट नहीं हुआ, एक तो मुस्लिम कैंडिडेट आप लोग देने नहीं सका, तब किसका साथ और किसका विकास? आप लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मान रहे हैं। इसका जवाब क्या है आपका पास? बिल्कुल जवाब दीजिए, संक्षेप में जवाब दीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदुस्तान का कोई हॉस्पिटल बता दीजिए जो भारत सरकार की एम्स हो या कोई भी हॉस्पिटल है, कोई आम पब्लिक जाती हो, किसी को मना किया हो कि नवीन मिश्रा के बच्चे का इलाज होगा, अहमद भाई के बच्चे का इलाज नहीं होगा, किरण भाई से पूछा जाएगा कि अब सिख समुदाय से आपका इलाज नहीं होगा? किसी हिंदुस्तान के अंदर आप कहीं बता दिए एक। अब आपने कहा राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग ही राष्ट्रवादी हैं, लेकिन हम वैसे राष्ट्रवादी को नहीं मानते जो मुर्शिदाबाद के 2 दलित परिवार के हिंदुओं की हत्या और 10,000 हिंदुओं को मालदा नदी नाव से भेजने का काम किया। हम ऐसे राष्ट्रवादी को नहीं मानते। एक, अभी 3 दिन पहले मालदा में एक सांप्रदायिक शक्तियों ने देश की न्यायिक ढांचा के वकील साहब एडवोकेट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इनके जज को 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 25 से ज्यादा ऊपर उपलब्धि को अरेस्ट किया गया। जजों को पुलिस मजबूर, कलेक्टर मजबूर, डीआईजी मजबूर, आईजी मजबूर, इलेक्शन कमिश्नर ने मजबूत ढांचा से कार्रवाई किया और हमने 7 भाई सीआईडी ने पकड़ा भी है, 7 जजों को सीआईडी ने पकड़ा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं दे। आज का सपना है एक मजबूत, विकसित और सुरक्षित बंगाल। और अंत में यही कहना चाहूंगा, जब जनता जागरूक होती है तो फैसले मजबूत होते हैं, जब संवाद होता है तो समाधान निकलते हैं, और जब वोट पड़ता है तो इतिहास लिखा जाता है। और सभी का धन्यवाद, आपने इस मंच को सफल बनाया। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। यह चर्चा जारी रहनी चाहिए, संवाद आगे बढ़ता रहता है। हम फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और क्षेत्र में, नए मुद्दे, नए उम्मीदवारों के साथ, युवा शक्ति के साथ। जनता की आवाज यूं ही बुलंद होती रहेगी और लोकतंत्र मजबूत होता रहेगा। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।